वसीयत या विल, इसके बारे में हम सबने जरूर ही सुना होगा, लेकिन मैं दावे के साथ ये कह सकता हूँ कि हम लोगों में से ज़्यादातर लोगों ने अपनी वसीयत अभी तक नहीं लिखी होगी और ना ही इसके बारे में कभी गंभीरता से विचार किया होगा। कुछ लोगों के मन में ये सवाल भी आएगा कि वसीयत लिखने का फाइनेंशियल प्लानिंग से क्या लेना देना है। नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप कुलश्रेष्ठ एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। दोस्तों, फाइनेंशियल प्लानिंग की सीरीज में ये हमारा 12वां और आखिरी वीडियो है। इससे पहले के वीडियोस में हम फाइनेंशियल प्लानिंग के बारे में हर एस्पेक्ट पर चर्चा कर चुके हैं और आज आखिर में हम बात करने वाले हैं कि वसीयत क्यों जरूरी है और हमने इसे फाइनेंशियल प्लानिंग की सीरीज में क्यों रखा है। अगली जो सीरीज हम लेकर आ रहे हैं वो लीगल प्रोविजंस पर आधारित है, जिसमें कि हम ऐसे अलग अलग कानूनों और उनके प्रावधानों पर चर्चा करेंगे जो हमारे रोज के जीवन में काफ़ी महत्व रखते हैं। यदि आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपा करके अभी सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको हमारे वीडियोस लगातार मिलते रहें। ये वीडियोस बनाने के पीछे हमारा उद्देश्य समाज में थोड़ी सकारात्मकता और जागरूकता लाना है और इसीलिए हम लोग अलग अलग विषयों पर वीडियोस बनाते हैं और इनको आगे बढ़ाने के लिए आपका सहयोग चाहते हैं। विल या वसीयत क्या है? वसीयत एक लीगल डॉक्यूमेंट है जिसमें किसी व्यक्ति की इच्छाओं के बारे में लिखा होता है कि उनकी मृत्यु के बाद उनकी प्रॉपर्टी का डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से किया जाएगा और फाइनल डिस्ट्रीब्यूशन होने तक उनकी संपत्ति का मैनेजमेंट कौन करेगा। जो इस संसार में आया है उसका जाना तो अटल है। जिस संपत्ति को इतनी मेहनत के साथ हमने अर्न किया है वो तो साथ जाएगी नहीं। तो अब हमारे जाने के बाद उस प्रॉपर्टी का क्या करना है, किसको देना है या किसको कितना देना है, इसका निर्णय भी यदि हम अपने जीवन में ही कर दें तो हमारे जाने के बाद हमारे परिजनों को किसी तरह की कोई समस्या नहीं आएगी। बहुत सारे लोग ये सवाल पूछते हैं कि वसीयत क्यों लिखनी है? मेरे जाने के बाद मेरी संपत्ति मेरी फैमिली को मिल जाएगी, इसमें क्या परेशानी आएगी? थ्योरी में कोई परेशानी नहीं है, लेकिन सच्चाई ये है कि कभी कभी बड़ी परेशानी हो जाती है। आपके जाने के बाद आपकी संपत्ति आपके कानूनी उत्तराधिकारी को मिलती है, लेकिन यदि आप बिना किसी वसीयत के चले गए तो कई बार ये कहना बड़ा मुश्किल हो जाता है कि आपके कानूनी उत्तराधिकारी कौन है। अदालतों में बहुत सारे केस चल रहे हैं उत्तराधिकार की लड़ाई को लेकर। इसको आप एक एग्जाम्पल से समझें। इस तरह के बहुत से केस हकीकत में चल रहे हैं। एक व्यक्ति अपने 2 बेटे और अपनी पत्नी को पीछे छोड़कर स्वर्गवासी हो गए। उनके जाने के बाद एक महिला ने उनकी संपत्ति पर अपना दावा किया कि वो और उनका बेटा भी इस संपत्ति में बराबर के हकदार हैं, क्योंकि वो स्वर्गवासी सज्जन की दूसरी पत्नी है और उनका बेटा उन स्वर्गवासी सज्जन का ही बेटा है, जबकि किसी को इसके बारे में कुछ भी पता नहीं था और मामला अदालत में चला गया। अब वहां कितने सालों में इसका निर्णय होगा कोई नहीं जानता। यदि उन सज्जन ने वसीयत लिख दी होती कि उनके बाद उनकी संपत्ति किसको मिलेगी तो किसी तरह के विवाद की कोई जगह नहीं होती और उनकी पत्नी व बच्चे आराम से उसका इस्तेमाल कर पाते। और इसीलिए ये आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग का पार्ट होना चाहिए, क्योंकि हमारी प्लानिंग में हम अपने बाद हमारी फैमिली को परेशानी ना हो इसका भी तो प्रोविजन करते हैं। अब कुछ लोग कहते हैं कि हमारे बच्चों में आपस में बहुत प्रेम है और वे हमारी मृत्यु के बाद आपस में नहीं लड़ेंगे, तो वसीयत क्यों करें? मेरा कहना है कि यदि नहीं लड़ेंगे तो बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन प्रैक्टिकली हम सब ने देखा है कि परिवारों में संपत्ति को लेकर विवाद होते रहते हैं। कई बार भाई अपनी बहनों का हिस्सा देने में आनाकानी करते हैं, तो कई बार बेटे अपनी माता का शेयर ही अपने नाम करवा लेते हैं। तो क्या ये ठीक नहीं रहेगा कि हम अपने ही रहते रहते ये निर्णय ले लें कि बाद में किसको क्या क्या मिलेगा, जिससे कि हमारे जाने के बाद किसी भी विवाद का कोई कारण ही ना रह जाए। एक और गलतफहमी है लोगों के मन में, वो कहते हैं नॉमिनेशन तो किया है,
अब वसीयत की क्या जरूरत है? अब जो भी है वो नॉमिनी को मिल जाएगा। लेकिन ये एक बहुत बड़ी गलतफहमी है। नॉमिनी का मतलब उत्तराधिकारी नहीं होता। कानून की नज़र में नॉमिनी आपकी संपत्ति का तब तक केयर टेकर है जब तक कि कानूनी उत्तराधिकारी अपना क्लेम नहीं करता। यदि कोई क्लेम करता है और साबित करता है कि वो मरने वाले का कानूनी वारिस है, तो कानून के मुताबिक संपत्ति उसको ही मिलेगी। इसलिए इस फर्क को समझना बहुत जरूरी है। वसीयत बनाना कोई मुश्किल काम नहीं है। जिस तरह से आप अपने व्यापार और संपत्ति के लिए कागजी काम करते हैं, इसको भी वैसा ही समझें और अपनी वसीयत जरूर बनाएं। इसके लिए आप अपनी पूरी चल और अचल संपत्ति की लिस्ट तैयार कर लें। किसको क्या क्या मिलेगा ये भी नोट डाउन कर लें। जब भी कोई नई प्रॉपर्टी क्रिएट करें, अपनी वसीयत में भी बदलाव करें। जो भी आपकी आखिरी वसीयत होगी वही मान्य होगी। यह करने के बाद आपको अपनी वसीयत के लिए एक एग्जीक्यूटर अपॉइंट करना पड़ेगा, जो आपके बाद आपकी संपत्ति को वसीयत के अनुसार डिस्ट्रीब्यूट करेगा। जिस व्यक्ति को वसीयत में कुछ मिल रहा है, यानी कि जो कोई बेनिफिशियरी है, वो एग्जीक्यूटर नहीं हो सकता। आपका कोई मित्र, वकील या आपका फाइनेंशियल प्लानर जिस पर आपको भरोसा हो कि वो आपके इस काम को ठीक तरीके से करवाएंगे, उनको एग्जीक्यूटर बनाएं। आप अपनी विल को सादा पेपर पर लिखकर खुद साइन करके 2 गवाहों के साइन करवाएं। और ये गवाह भी बेनिफिशियरी नहीं होने चाहिए और इनकी उम्र आपसे कम होनी चाहिए। यदि इस वसीयत को रजिस्ट्रार ऑफिस में जाकर रजिस्टर्ड करवा लिया तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। जिनको आप एग्जीक्यूटर बना रहे हैं उनको बताकर रखें कि आपने वसीयत कहाँ रखी है, जिससे कि आपके जाने के बाद वो आपकी इच्छा के अनुसार उसका डिस्ट्रीब्यूशन कर सके। तो साथियों, मुझे उम्मीद है कि अब आप समझ गए होंगे कि वसीयत क्यों जरूरी है और ये कैसे बनाई जाए। यदि आपको इस बारे में ज़्यादा जानकारी चाहिए या कोई मदद चाहिए तो निसंकोच कमेंट करके लिखें। हमारी टीम आपकी निःशुल्क मदद करेगी। जैसा कि मैंने शुरू में बताया कि अब हम कानूनी प्रावधानों पर सीरीज लेकर आ रहे हैं। यदि आपको भी किसी ऐसे कानून जो रोज की जिंदगी में महत्वपूर्ण है, उनके बारे में कोई जानकारी चाहिए तो कमेंट करके बताएं। थोड़ा डूबा हूं मगर मैं फिर तैर आऊंगा, ऐ जिंदगी तू देख मैं फिर जीत जाऊंगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।